someone is applying to खलती, आप उस कैंडिडेट में क्या देखते हो? आप नहीं आए वो टॉलरेबल है, लेकिन आपने खबर नहीं की कि आप नहीं आ रहे, आपने एक मैसेज ड्रॉप नहीं किया, वो कम्युनिकेशन आपने नहीं किया, वो रेड फ्लैग है। गोल जो है, जीवन चलाना इज द गोल। वॉल पे जाके ये सोच के कि अगर एक दिन में 24 घंटा की जगह 36 घंटा होता तो हमारा रूटीन क्या होता। खाना काम करना, खाना काम करना, खाना काम करना। इंडिया के लिए बेंगलोर है, यूएस के लिए सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, वैसे नेपाल के लिए बिरगंज। Hello everyone and welcome back to the Adding Value podcast. I am engineer Raj Kushwaha and today's guest is very special. He is my dream guest and you might be knowing him. He is co-founder of Khalti. Yes, you heard it right. Co-founder of Khalti, Mr. Amit Agrawal sir. Thank you so much sir for doing this today. How are you sir? I'm good. Namaste. Thank you so much for inviting me. So सर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक बार क्या हुआ, मेरा कजिन है 6 साल का, वो ऐसे ही खेल रहा था बाहर, तो उसको 10 रुपए का नोट मिला। तो वो नोट जब उठाया तो देखा वो फटा हुआ था। तो वो अपने घर गया, मम्मी से बोला, मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे सेलो टेप किनना है। तो जब सेलो टेप, मम्मी पूछे कि क्यों खरीदना है, तो नहीं बता रहा कि मुझे क्या काम है, बस बोल रहा है मुझे 10 रुपए चाहिए तो चाहिए। और गया, टेप खरीदा और उस नोट को बढ़िया से चिपकाया और ले गया दुकान में। तो दुकान वाले क्या बोले कि ये फटा हुआ नोट है, नहीं चलेगा। तो वो बेचारे का क्या होता है कि मतलब इन्वेस्ट भी किया और चला भी नहीं। सो हाउ डू यू सी, ये स्टार्टअप लॉस में है कि फायदे में? देखिए, सबसे पहला बात तो उस बच्चे ने ये सोचा कि वो नोट को चला सकता है, उसको साट सकता है और साट करके उससे वैल्यू क्रिएट कर सकता है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। इस केस में उसका नोट नहीं चला, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसने उस फटे हुए नोट को चलाने का सोचा। वो चलाने के लिए उसको ये आइडिया आया कि मैं इसको सेलो टेप से साट सकता हूँ और सेलो टेप खरीदने के लिए अपनी मम्मी से पैसा मांग सकता हूँ, और वो पैसा मांगने के बाद मैं दुकान में जाके सेलो टेप खरीदूँगा और अपने नोट को साटूँगा और फिर मैं इसको चलाऊँगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है जैसा लगता है मुझे। और आप जब ये बता रहे थे तो एक बचपन मुझे याद आ गया। हम बचपन में क्या करते थे, हम बिरगंज में मूर्ति चौक, आदर्श नगर मूर्ति चौक के पास रहते थे, तो वहीं पे राष्ट्रीय बैंक था। और हम लोग बहुत छोटे, क्लास 3-4 की बात हो गई है। एक हमारे दूर के फ्रेंड थे, कज़न थे, कुणाल बोल के, तो उसके पास ये बहुत सारे फटे हुए नोट होते थे, है ना, पुराने फटे हुए गले हुए नोट होते थे। और उससे जो है वो नोट मेरा भैया और मैं, हम लोग खरीद लेते थे। 20 रुपये का नोट 10 रुपया में, 5 रुपया में, 15 रुपया में। ये इंसिडेंट मैंने आज तक कहीं पे बोला हुआ भी नहीं है, लेकिन बिकॉज यू स्टार्टेड विद दिस, इट जस्ट आई वाज थिंकिंग दैट। और वो नोट को खरीद के, राष्ट्रीय बैंक में क्या नियम था, आज है कि नहीं पता नहीं, मैं आज से आपको 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसमें पीछे जो है आप पूरा एक सफ़ेद कागज़ चिपका देते हो, अगर वाइट पेपर, अगर फटा हुआ नोट है, अगर 4 टुकड़ा भी है, अगर आगे का सब सही है, नंबर क्लियर है, नंबर फट के खत्म नहीं हुआ है, मगर पीछे आप एक सफ़ेद पेपर भी चिपकाते हो और आगे पूरा सही है, तो आप राष्ट्रीय बैंक में जाके, जो कि हम जाते थे तब आदर्श नगर मूर्ति चौक के बगल में जो राष्ट्रीय बैंक है, और वो उसको एक्सचेंज कर देते थे। अच्छा। ऐसा हमने बहुत किया है। बहुत पुराने नोट हमने कलेक्ट किए हैं, 20 का नोट 10 में, और जाके उसको राष्ट्रीय बैंक में पीछे वो चिपका के हमने बहुत चेंज किया है। तो जब आप 20 का 10 देते थे तो वो भैया नहीं पूछते थे कि किस लिए ले रहे हो?
नहीं तो वो तो उसके लिए तो क्या था, वो नोट बेकार था, अच्छा, गला हुआ था, फटा हुआ था। ये ट्रिक उन्हें पता नहीं था। उनको वो पता नहीं था कि मैं पेपर चिपका के राष्ट्र बैंक में जाके, और एक एज बच्चे को राष्ट्र बैंक में जाना बहुत बड़ी बात है, यस, डर लगता है ना। लेकिन हम लोग को पता नहीं कोई वहाँ पे लिंक था कि क्या था, मुझे याद नहीं, मैं बहुत ही छोटा था। ये ज़्यादा खुरापाती ये मेरे भैया का काम था क्लास में, मैं उनके साथ टैग अलोंग हो जाता था। लेकिन हम लोग बहुत पुराने गले नोट, फटे हुए नोट हमने कलेक्ट किए हैं और बैठ के पीछे सफ़ेद पेपर साटा है, ये हमने किया है। so this is सो silly at the same time. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन है ना, देखिए वो स्टार्टअप फेलियर हुआ कि सक्सेस हो सकता है। आज उसने, उसी बच्चे ने जाके दुकान में चलाने की कोशिश की, दुकानदार ने नहीं माना। जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो और वहाँ पे आपको एक हर्डल मिलता है, तो आपके पास दो उपाय होता है। या तो वहीं पे आप हार मान जाते हो कि भाई ये दुकानदार नहीं मान रहा है, मतलब ये नोट काम का नहीं है, या क्योंकि आपने उसमें बहुत एफर्ट्स लगाए थे, वहां तक आने में आपने तो और 10 रुपये खर्च किए थे। आप समझ रहे हो? यस यस, 10 रुपया का नोट चलाने के लिए आपने तो 10 रुपये का सेल, आपका तो बहुत खून पसीना, टाइम, मेहनत, इच्छाएं उससे जुड़ी थी, तो आपके अंदर से वो बात जाएगी नहीं। आप उसको इजीली डिस्कार्ड, घर में तो कई हम पुराना सामान तो डिस्कार्ड करने में मोह माया लगता है, तो एक बच्चे के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हो सकता है उसके बाद वो और नेक्स्ट दुकान कि इसको कैसे, या दुकान में जाता या किसी से पूछता कि ये नोट कैसे चला सकता हूँ, और हो सकता है कि उसको वो राष्ट्र बैंक में ये जाके चल सकता है, कोई बोलता कि ये तो जाओ राष्ट्र बैंक इसको लेगा। हो सकता है वो राष्ट्र बैंक जाता और उस नोट को चलाता और उसको आइडिया आता, और हो सकता है फिर वो बाजार से और वैसे नोट कलेक्ट करता और वो बिजनेस बन जाता। सो मैंने आपको शुरू में बोला सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उसको ये सोच आया कि मैं इसको सेलो टेप खरीदूंगा, साटूंगा, बनाऊंगा और फिर जाके इसको चलाऊंगा। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोच ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडसेट ज़्यादा ज़रूरी है। सो सर, यहाँ पे एक बात आता है जो मेरा बहुत सालों से मेरा ये डाउट था, और मैंने बहुत सारा सर्च भी किया पर क्लियर डिफरेंस मुझे दिखा नहीं। एक स्टार्टअप में और एक बिजनेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए वो तो ऐसा है ना कि आप कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन इसका डेफिनेशन अलग है, ठीक है। कई कंट्री में स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गया है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का डेफिनेशन एक बना दिया है। वही जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में जा रहे हो, अगर कोई कंपनी ने सिर्फ एंजल इन्वेस्टमेंट रेज किया है, सीरीज बी, सीरीज सी या वीसी फंडिंग नहीं लिया है, तो उसके नज़र में वो स्टार्टअप है। लेकिन हो सकता है कि वो 10 करोड़ का कारोबार कर रहा हो। Yes. आप समझ रहे हो, $1 मिलियन का, अब तो डॉलर 150 हो गया, तो 15 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई 15 करोड़ का कारोबार कर रहा है, तो आपके लिए वही सेम क्या होगा, अरे तो बहुत बड़ा बिजनेस है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, एसएमई, जैसे जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, वो अलग है। और कई जगह क्या होता है कि स्टार्टअप बोलने से एक जनरल माइंडसेट क्या है कि कुछ नया होगा, कुछ नया सोच होगा, कुछ इनोवेशन होगा, वो लोग उसको स्टार्टअप बोलते हैं। और कई लोग तो इवन ये भी सोचते हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है वही स्टार्टअप है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपकी यहाँ ज़मीन है, आपने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ उगाई ऑर्गेनिक तरीके से और उसको एक ऑर्गेनिक पैकेजिंग करके अगर आप बिरगंज में सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी स्टार्टअप है। लेकिन ये नज़रिया जो आप जनरल थॉट प्रोसेस क्या है कि कुछ इनोवेटिव अगर आप करते हो तो लोग उसको, एक वो वर्ड हो गया स्टार्टअप, ठीक है। और बिजनेस का मतलब कि जो पहले से और भी करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक किराना दुकान है, आपने भी एक और किराना दुकान खोल रखी है, या एक आईटी कंपनी, आपने भी एक आईटी कंपनी खोल रखी है, तो वो बिजनेस मानते हैं लोग। और मैंने आपको बताया कि कुछ कोई अगर टेक का काम कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे टेक कंपनी खोल रखे हो, ठीक है, तो हो सकता है कई लोग आपको स्टार्टअप का दर्जा दें, ठीक है। तो ये देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन, है ना। या तो डेफिनेशन होना पड़ा कि भाई जिसका रेवेन्यू इतना है
या तो उसके मैट्रिक्स होंगे ना, टेंजिबल चीज पता करने के तो मैट्रिक्स होंगे, या जिसने ये फंडिंग किया है या जिसने कोई पैटेंट रजिस्टर किया है, इनोवेशन का प्रमाण क्या है कि आपने इनोवेशन किया है। तो वैसा कुछ है नहीं, तो अभी ग्रे है ये चीज, है ना। तो ये इंटरलिंक नहीं है कि अगर मानिए मेरे पास 10 करोड़ है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लिटरल मीनिंग स्टार्टअप का क्या है, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ करने खोज रहे हो, अपना पैर उठा रहे हो आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो स्टार्टअप है, ठीक है। लेकिन कंट्री वाइज उसका डेफिनेशन अलग हो सकता है, जिसके मैट्रिक्स अलग हो सकते हैं। मैट्रिक्स कुड बी रेवेन्यू पे बेसिस पे, इनोवेशन के बेसिस पे, कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है उसके बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ मैट्रिक्स। वो सबका सोच अभी अलग है। मेरे हिसाब से अभी तक नेपाल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन शायद स्टार्टअप का नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। रिसेंटली आया होगा तो मैंने देखा नहीं है। सो जैसे अभी 2026 चल रहा है और कोई स्टूडेंट इस साल ग्रेजुएट कर रहा है, तो इन योर सजेशन उसको, अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, ऑब्वियसली वो अच्छा स्टूडेंट है, तो उसको अगर 2 ऑफर मिल रहा है, एक एमएनसी ज्वाइन करने का और दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन करने का, सो इन योर रिकमेंडेशन व्हाट वुड यू सजेस्ट, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? देखिए इसका कभी भी क्या होता है ना कि पाथ ए राइट है या पाथ बी राइट है बोल के नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्या होता है कि हर कोई का सिचुएशन अलग है, हर कोई का स्किल सेट अलग है, ठीक है। मैंने अभी स्केल अप का ट्रेनिंग चल रहा है, आप भी ट्रेनिंग लिए थे, मैंने क्या बोला था कि आप जॉब में भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ थिंग इन अ बेटर वे देन इट हैज़ बीन डन बिफोर। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है इवन इन योर जॉब, इन योर हाउस, देन योर माइंडसेट इज एंटरप्रेन्योरल, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं एमएनसी मत करो, स्टार्टअप ही करो, या स्टार्टअप मत करो एमएनसी ही करो, ये नहीं बोल सकता हूँ। जो करो, जहाँ जाओ वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग एटीट्यूड रखो। लाइफ क्या है, होने तो बहुत छोटा है, वैसे बहुत बड़ा है। आप आज एक चीज़ चूज किए डजंट मीन कि लाइफ लॉन्ग आप वही करोगे। लाइफ लॉन्ग आपको क्या करना है, सीखना बंद नहीं करना है, क्यूरियस होना बंद नहीं करना है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप एमएनसी भी ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ नॉट बैड। आप स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ नॉट बैड, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप भी ज्वाइन करके कुछ सीखना नहीं चाहते हो, बस घड़ी देखते हो कि कब 6 बजेगा और मैं घर जाऊंगा, तो भी आपके लिए वो काम का नहीं है। और आप एमएनसी भी ज्वाइन करके वही करते हो तो भी वो काम का नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर कि यही कीजिए। So let's say someone is applying to खलती, तो आप उस कैंडिडेट में क्या देखते हो, क्या स्किल देखते हो, क्या ह्यूमन नेचर देखते हो? सो देखिए 2 चीज़ें होती हैं ब्रॉडली, ठीक है। 2 या 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं जैसा लगता है। पहला चीज़ तो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन में उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे अगर हम फाइनेंस का आदमी खोज रहे हैं तो फाइनेंस में उसका पकड़ कितना है, उसको नॉलेज कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, या जो पोजीशन फाइनेंस में भी वो फ्रेशर का जॉब के लिए अप्लाई किया है कि मैनेजर का जॉब के लिए किया है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव का, उस हिसाब से उनकी स्किल सेट, वो काम जो मुझे चाहिए उसकी वो राइट फिट है कि नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, प्राइमरी चीज़ वही होता है। उसके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं। एक, उस बंदे का कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं हुआ तो वो रेड फ्लैग है। जैसे कि आज आपका इंटरव्यू था 10 बजे, आप नहीं आए, हो सकता है कभी कभी आपका इंटरव्यू वाले दिन आपका कोई इमरजेंसी आए, आप नहीं आए वो टॉलरेबल है, लेकिन आपने खबर नहीं की कि आप नहीं आ रहे, आपने एक मैसेज ड्रॉप नहीं किया कि मेरा इमरजेंसी आ गया है, वो कम्युनिकेशन आपने नहीं किया, वो रेड फ्लैग है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ऐसा बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। हाँ। तीसरा होता है एटीट्यूड। ना, एटीट्यूड वो हमारे कल्चर को शेप करता है। हमारे ऑफिस में जो भी आता है वो हमारी टीम, हमारी खलती की फैमिली से जुड़ता है, तो उसका एटीट्यूड ही हमारे कल्चर को शेप करेगा। तो वो एटीट्यूड क्या होता है कि लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं, कुछ करने का एटीट्यूड है कि नहीं, है ना, और जो बेसिक एटिक्वेट्स होते हैं काम करते समय, एम्पैथी बोल लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आप बोल लीजिए। सिर्फ इंटेलिजेंट आईक्यू जो बोलते हैं, इंटेलिजेंस का क्वोशेंट नहीं होता है, इमोशनल क्वोशेंट भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। इवन आजकल तो अगर आप वर्ल्ड वाइड के टॉप एमबीए कॉलेजेस वगैरह में अगर आप अप्लाई करते हो तो वो लोग आपका ईक्यू भी टेस्ट करेंगे ना, और जो लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे जो स्किल्स हैं ना, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका सोच क्या है, दैट इज़ द थर्ड फैक्टर। सो ब्रॉडली मैंने बताया आपको 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वही स्किल सेट, अगर आप पाइथन प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग आना पड़ा। दूसरा, आपको आता है लेकिन आपका कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है, होता है ना, आज आपको कुछ काम आ गया, आपका फ़ोन बंद है, फ़ोन आप नहीं उठा रहे हो, और आपने वो काम किसी और को असाइन भी नहीं किया है, मतलब ऑनरशिप नहीं लेना, बेसिकली ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। और तीसरा तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस है वो देखा जाता है, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट। सो इस पे मैं क्या ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने आपका स्केल अप इवेंट अटेंड किया, आपका सेशन अटेंड किया, तो उसमें आपने एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बोली, दैट इज मतलब बरसों से आपने आईटी पढ़ा 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 पढ़ा, ऑल ऑफ अ सडन आप मार्केटिंग इवेंट मैनेजमेंट इधर लगे। तो जो भी ये देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, अगर वो कहीं मतलब मानिए उसको स्विच करना है, तो पहले तो आपने बोला कि डरना नहीं है, इट्स ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड और पैशनेट अबाउट समथिंग, गो फॉर इट। तो उसको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हाउ डिड यू डू इट एंड हाउ कैन अदर डू दैट एज वेल? देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, ये दुनिया बहुत चीज़ सिखाती है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हम लोग को कई चीज़ों का समझ नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एज अ स्टूडेंट आपका किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आता है, सपोज आपका इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स आता है, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, बनूंगा, यही मेरा करियर है। बहुत सारे तरह के बच्चों का अगर मैथ्स में अच्छा आता है तो उनको क्या लगता है, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हो, जब रियल वर्ल्ड में जाते हो, तब आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और कई सारे खास करके आईटी स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जब ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि यही मेरे लिए सही है या दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू। लेकिन बाद में उनको लगता है कि यार इंजीनियरिंग में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे दोस्त लोग तो यार क्या क्या ऐप बना लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वो डर से बहुत लोग सहमे हुए हैं, और उस डर से कई बार उनको ये भी है कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी और अब अगर जाके मैं दूसरा काम करूँगा तो लोग तो मेरे पे हंसेंगे। ये एक बहुत गलत डर बैठा हुआ है। और ख़ास करके हमारे यहाँ मधेश तराई के लोग, जो कई बार क्या होता है कि बचपन में लगता है उनको इंजीनियर बनेंगे, और वो पढ़ने के लिए काठमांडू या इंडिया, बैंगलोर से लेके हर जगह पे इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये इतना पढ़ना पड़ रहा है, उनको कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती है, कैलकुलस, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डेरिवेटिव्स ऊपर से जाता है। हाँ हाँ। लेकिन उनको एक मन में क्या रहता है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने आया हूँ बैंगलोर, और वापस जाके अगर पापा का बिजनेस देखूंगा तो सब कोई मेरे पे भी हंसेंगे, मेरे पापा पे भी हंसेंगे।
ये सोच गलत है। मेरा कहने का उद्देश्य क्या था कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो इसलिए पढ़ते हो कि आपके जीवन में कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको काम में ले सको। इसीलिए नहीं पढ़ते हो कि जो पढ़ा है बस वही करके जीवन चलाना है। गोल जो है जीवन चलाना इज द गोल। गोल ये नहीं है कि जो पढ़े हैं वही ही करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, देखिए एकेडेमिया का जिम्मेदारी क्या है। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो एकेडेमिया, इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड, हाँ हाँ, एकेडेमिया आपको हर चीज़ पढ़ाएगा, हर चीज़ का बेसिक आपको बताएगा। जैसे हम लोग स्कूल में मैथ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ते हैं ना, वैसे ही एकेडेमिया आपको ये नहीं बता सकता कि आप जाके कंप्यूटर में, अगर आप आईटी पढ़ रहे हो तो आप डिज़ाइनर बनोगे कि प्रोग्रामर बनोगे कि नेटवर्क के स्टाफ बनोगे कि एनिमेटर बनोगे कि क्यूए करोगे कि डेटा एनालिस्ट बनोगे। वो आपको सबका बेसिक पढ़ाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि बेसिक पढ़ के तो आप काम कर नहीं सकते हो। तो एक्सपर्ट तो बनने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद लर्न करना पड़ेगा। वो कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो कई बार एकेडेमिया को भी दोष देते हैं कि यार जो इंडस्ट्री में चाहिए वो तो पढ़ाया ही नहीं, थ्योरी पढ़ा दिया खाली। लेकिन एकेडेमिया का काम आपको रेडी वो करना है तो आप डिप्लोमा कोर्स करो, सीटीवीटी करो, और जो बाहर की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग कंपनीज हैं, उनसे आप कोर्स करो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर डिग्री देनी है तो वो फंडामेंटल सारे पढ़ाना उनका बाध्यता भी है और वो सही भी है। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है आज आपको लगा कि आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे, आज आपको वो लगा, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आप एफर्ट लगाइए, फुल एफर्ट लगाइए। फिर खाली बनेंगे सोच के दूसरे दिन से बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आप आर्टिकल्स लिखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को फॉलो कीजिए, जॉब साइट में इकोनॉमिस्ट रिलेटेड कैसे जॉब्स आ रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, उसमें अपना स्किल सेट को बढ़ाइए, कॉम्पिटिटिव बढ़ाइए। ये सोच के बढ़ाइए कि मुझे इकोनॉमिस्ट ही बनना है। लेकिन कभी जीवन में ऐसा है कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं बन पा रहे हो अच्छा, और आपको लग रहा है कि आप दूसरा कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो वो भी गलत नहीं है। मतलब कि लोग क्या सोचेंगे कि यार ये इतना इकोनॉमिस्ट बनेगा बोलता था, लेकिन अब तो जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है सपोज, तो वो कोई खराब बात नहीं है। अगर आप अच्छा जीवन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिरगंज के केस में बताता हूँ। सपोज आपके यहाँ दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने साथ में एसएलसी दिया, +2 दिया, साइंस पढ़ा, ठीक है। एक फ्रेंड, दोनों का गोल क्या था भाई, अच्छा इंजीनियर बनना है, वो करना है। दोनों बैंगलोर चले गए पढ़ने, ठीक है। दोनों ने बैंगलोर से आईटी किया और दोनों ने वहाँ जॉब किया। स्टार्टिंग में दोनों ने जॉब ज्वाइन किया, ठीक है। दोनों का साल का पैकेज था सपोज 12 लाख IC स्टार्टिंग पैकेज, ठीक है। अब 6 महीना 1 साल बीता, 1 साल के बाद दोनों का पैकेज हो गया 15 लाख। लेकिन ये जो बंदा था A और B मान लीजिए, तो जो B था वो वापस आ गया नेपाल। वापस आके यहाँ पे अपने पापा का बिजनेस देखने लग गया और उस बिजनेस से वो महीने का सिर्फ 1 लाख नेपाली कमाता है। अगर बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में जॉब करता तो 24 लाख कमा रहा था, मतलब कि 2 लाख नेपाली। 15 लाख IC साल का था, मतलब महीने का 2 लाख नेपाली वो कमाता था। लेकिन यहाँ आके वो 1 लाख नेपाली कमाता है, ठीक है। और ये जो बंदा है वो बैंगलोर में ही है। इसकी सैलरी 15 लाख IC थी, फिर 20 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई। और यहाँ पे ये 1 लाख नेपाली कमाता था, 1,10,000 1,20,000 कमा रहा है, यहाँ पे रह रहा है। अल्टीमेटली ये भी राइट है, ये भी राइट है, गलत कोई नहीं है। कई चीज में ये कई मामले में ये बंदे जीत में है, अपर हैंड है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में रह रहा है, अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। आज माँ बाप को बुखार है तो वो बगल में, ये बेटा तो तभी आ पाएगा जब कुछ अर्जेंसी आ गया, कहीं हॉस्पिटलाइज कर हो जाए, लेकिन वो तो बगल में है और इसका खर्चा कुछ नहीं है। ये बंदा
25 लाख कमा रहा है, लेकिन बेंगलोर में रहना खाना करना ट्रैवल करके वो 25 लाख कमा के भी वो साल में 5 ही लाख बचा पा रहा है। और ये 1 लाख नेपाली महीने का कमा के भी ये साल का 6 लाख बचा पा रहा है। समझ रहे हो आप? और इसकी लाइफ में हसल बसल नहीं है। वो जॉब कर रहा है तो जितना पैसा कंपनी दे रहा है उतना उससे आउटपुट लेगा। बेंगलोर की ट्रैफिक में वो 2 घंटा जा रहा है, डेली आ रहा है। आप समझ रहे हो? इसकी लाइफ में सुकून है। इसको व्हीकल ही नहीं चढ़ना पड़ रहा है, पैदल ही पहुंच जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो गलत कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब आप ग्रो करते हो, हायर एज में जाते हो, तो सबसे महंगी चीज होती है आपका पीस, आपका सुकून। अच्छा। एनीथिंग दैट कॉस्ट्स यू योर पीस इज कॉस्टलियर। सो आप इस पैकेज का, ए वाले का पैकेज में सुकून कितना उसका परसेंट जाता है उसको माइनस करोगे, और बी वाले पैकेज में कितना उसको सुकून मिलता है उसको ऐड करोगे, सो आपको लगेगा इसका पैकेज यहाँ पे है, इसका पैकेज यहाँ पे है। तो ये माइंडसेट का बात है। राइटली सेड सर। सो अगर मानिए कि मैंने फाइनेंस किया है, बैचलर्स में मैंने फाइनेंस किया है, मुझे आईटी में कोडिंग में इंटरेस्ट है, मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, और मुझे ये फियर भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या मैं कैसे एडजस्ट करूंगा सोसाइटी में। सो हाउ डू आई गो अबाउट इट? लाइक मैं कंपनीज में कैसे अप्लाई करूँ, क्योंकि स्किल सेट तो मेरा फाइनेंस का है और मुझे जाना है आईटी में, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे कुछ दिन पहले फाइनेंस का जब ट्रेनिंग चल रहा था स्केल अप में, तो हमारे ट्रेनर संजय शाह थे, उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंस सिर्फ अकाउंटेंट और फाइनेंस लोगों के लिए नहीं है। आपके ऑफिस के हर कोई को फाइनेंस आना चाहिए, समझना चाहिए। उसी तरह आईटी का मतलब ये नहीं है कि जो कोडिंग करता है बस वही आईटी है। आईटी भी एक इनेबलर है। आईटी का यूज हर इंडस्ट्री में है। एग्रीकल्चर में भी है, फाइनेंस में भी है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी है, बैंक है, वॉलेट है, सब में आईटी का यूज है। एनी इंडस्ट्री, ठीक है। और यूज केस भी हजार टाइप का है ना, बहुत टाइप का यूज केस है। कहीं पे उसी फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है तो वहाँ पे वो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रखते हैं, कभी टेस्ट करने के लिए लोग रखते हैं, कभी क्यूए करने के लिए लोग रखते हैं, कभी वही फाइनेंस के लोगों का लाइफ इजी बनाने के लिए ऐप बनाते हैं, वहाँ पे भी आईटी है। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। दूसरा, अगर आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो लेकिन आपको अचानक से आईटी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले तो आपको थोड़ा सा अपना कॉम्पिटिटिव स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह, हाँ, चाहे आप सर्टिफिकेशंस करो या कुछ कोड ट्राई करो। और आज कुछ तो प्रोजेक्ट, एआई का जमाना है, हाँ, है ना? हाँ, आपने कुछ वाइफ कोडिंग किया, कुछ प्रॉम्प्टिंग किया, और यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। सिर्फ आपको लगा बोल के नहीं होता है, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर हंगर, योर स्किल सेट। मैंने अपने सेशन में भी बोला था, आपका सपना हो सकता है, ड्रीम इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन ड्रीम के बाद क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। सपोज आप सोचे कि मैं यहाँ नेपाल से इस एशिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, आपने ये सोचा, ये बहुत ज़रूरी है। सपना देखना, सोचना। हो सकता है शुरू में लोग बोलेंगे कि पागल हो गया है ना, एशिया का तो छोड़ो, तुम नेपाल का क्या, तुम परसा का भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है, वो फर्स्ट चीज़ है। लेकिन आप सपना देखे और कल से आपका डेली रूटीन वही है, तो फिर वो रात को आंख बंद करके जो सपना देखते हैं ना, वो सपना होगा। आप तो जो खुली आंख में सुबह उठ के जो सपना देखते हैं ना, अगर वो सपना देखना है तो दूसरे दिन से तो रगड़ना पड़ेगा ना, कॉम्पिटिटिव स्किल्स में काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना, वो मतलब कि सब एंगल से कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और 1 दिन 2 दिन नहीं, काफ़ी दिन करना पड़ेगा, ठीक है, तब संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से वैसा कोई क्रिकेट प्लेयर नेपाल से जन्म नहीं सकता है,
इम्पॉसिबल तो नहीं है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, राइट। तो अगर आप फाइनेंस पढ़ते हो और आपको अचानक से आईटी में जाना है, तो वो आपकी इच्छा है, डिजायर है, आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रखे हो अपने स्किल्स को, ठीक है। तो डिजायर से सिर्फ नहीं होगा, आप में वो डिसिप्लिन होना पड़ा। मतलब वो रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, वैसा कुछ हाँ हाँ, श्योर शर्ट प्लान करके कुछ नहीं है, स्टेप्स करके नहीं है। सो सर, हमने क्या देखा है कि फाउंडर्स लव्स रीडिंग। जितने भी फाउंडर होते हैं दे रीड एवरी डे, मतलब मैंने जितना सुना है। सो डू यू लव रीडिंग? ना, रीडिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे रीडिंग हैबिट नहीं था, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। और अभी भी मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता हूँ। मैंने आज तक कोई भी बुक पूरा रीड करके कंप्लीट नहीं किया है ना, जो कि मेरी कमी है, वो बहुत बड़ी कमी है। और आने वाले दिनों में मैं अपने बच्चों को, जैसे मेरी आई हैव अ डॉटर, तो मैंने उसको ऐसे स्कूल में ही डाला है जहाँ रीडिंग ही सबसे प्रायोरिटी है ना? तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अब ट्राई भी करता हूँ तो कुछ कुछ पन्ने पढ़ के छोड़ देता हूँ, पैशनेटली नहीं पढ़ता हूँ। सो सर, बीरगंज में क्या है, बीरगंज में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, और या ऐसे बोले कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पास आउट कर रहे हैं दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। सो आपका सजेशन क्या है फॉर दोज टू गेट द राइट कस्टमर और क्लाइंट्स? क्योंकि उनका क्या होता है, मैंने जनरली यहाँ पे क्या देखा है, दे कीप एक प्राइसिंग मॉडल जो होता है ना, दे आर ऑन देयर हाइज। अब कोई 30,000 का महीने का कमा रहा है और उनको जाके पिच करना, आप मुझे एक महीने का हम लोग 30,000 लेंगे, आपको ये कर देंगे, तो दैट्स नॉट राइट आई फील। सो आपको क्या लगता है वैसे, like how do they find their right customer or clients? देखिए, इतना आसान नहीं है और ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है ना। इसको एक प्लान्ड वे में करना पड़ेगा। प्लान्ड वे में करने के लिए दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। एक, अपनी स्किलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एजेंसी हो बीरगंज में और आप देखते हो कि काठमांडू में भी एक एजेंसी है, आपके जैसी ही है, आपसे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन उसको क्लाइंट आराम से 1 लाख रुपए महीना देने रेडी हो जाता है और आपको महीने का 50,000 भी देने रेडी नहीं हो रहा है। तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें ऐसा क्या है या मेरे में क्या कमी है, स्किल्स में, समझ में आ रहे हो? वो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक नहीं है कि आपका काठमांडू में प्रेजेंस नहीं होने की वजह से है कि आपके पास उतने बैकअप के लोग नहीं है कि या आपके पास अच्छे डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ कि तो ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा। ये एक तरीका, एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरा साइड बिजनेस लाना, ये वो अलग गेम है ना। कल आप ब्रांडिंग का सेशन लेंगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे वहाँ पे, स्पेशली आज सेल्स में भी आपने कुछ चीज़ सीखा होगा। तो बिजनेस लाने के लिए साइकोलॉजिकल चीज़ आपका नेटवर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका पर्सनल रिलेशंस है ना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं ला पाओगे, यू बिकम अ सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कि आप एक अपने से बड़ी एजेंसी को बोलोगे कि भाई तेरे पास काम आता है, तू हर काम तो नहीं कर पाता है, तेरे लिए हम काम करेंगे। हो सकता है शुरू में वो आपसे ज़्यादा मार्जिन वो खाए, काम सारा आप कर रहे हो, बट दैट इज़ द वे टू स्टार्ट बिकॉज क्लाइंट ट्रस्ट देम नॉट यू, ठीक है। सो दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी आप एक ए लेवल सब कॉन्ट्रैक्टर हो कि बी लेवल हो कि सी लेवल हो, दैट इज अनदर पार्ट, ठीक है। कई बार आप क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करके आप एजेंसीज को अप्रोच करोगे कि देख तुम काठमांडू से काम कराओगे, इतना में होता है, मैं बीरगंज से इतना में कर दूंगा। काम आना पड़ा,
काम आएगा तो आप काम सीखोगे भी ना। जो मैंने ए और बी बोला कि एक तरफ अपना स्किल सेट बढ़ाना है और एक तरफ बिजनेस लाने के लिए अलग तरीका है, तो इसमें भी तो अगर काम आएगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना, काम करके बढ़ेगा ना, खाली पढ़ के तो नहीं बढ़ता है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई काठमांडू चला गया, यूएस चला गया और कहीं चला गया और उसके थ्रू बिजनेस आया, आप में से कोई एक आदमी का एक्सपोजर मिला उसको, या वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन गया, फिर उसने बिरगंज में आपको 20 बंदे को ट्रेन किया, वो 20 में से 10 अच्छे निकले, 10 आपके साथ जुड़े। तो ये सब ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होते हैं, बट वो फुट इन द ग्राउंड होना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी होना पड़ता है, फिर धीरे 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 वो कंपनीज बिल्ड होती है। एक और सवाल हमारे बीरगंज के बिजनेसमैन के लिए, जैसे जितना भी आप हमारे बाजार में देखेंगे, ज्वेलरी शॉप है या फिर कपड़े का दुकान है या फिर जूता चप्पल का दुकान है, अब ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि उनका एक शटर है, दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट, सब चीज अच्छा चल रहा है, पर अब जब मतलब एक ये रेपिटेटिव प्रोसेस हो गया, अब इसके आगे क्या, लाइक हाउ डू वी स्केल इट, आपका जो स्केल अप नेपाल इवेंट है, सो हाउ कैन दे स्केल देयर बिजनेस वहां से? देखिए, मुझे हर बिजनेस का नॉलेज तो नहीं है ना। सबसे पहला चीज़ क्या है, माइंडसेट होना पड़ेगा कि मैं कुछ नया ट्राई करूँगा और वो नया ट्राई करने में कुछ खर्चा भी लगेगा तो मैं उसके लिए ओपन हूँ। आज कोई भी इनोवेशन क्या होता है, एक ही बार में तो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक जूता का दुकान है ना, जैसे आपने बताया, वो जूता का दुकान है, उसके कस्टमर्स हैं, वो सपोज महीने का 1 लाख का उसका सेल्स है सपोज, और 1 लाख का सेल्स में वो 50,000 रुपया प्रॉफिट कर रहा है सपोज, ठीक है। अब वो और कुछ नया नहीं भी करेगा तो भी उसका उतना पैसा तो बन रहा है। अब नया करने के लिए उसने सोचा कि यार मेरे दुकान में तो लोग सिर्फ जूता खरीदने आता है, अगर मैं खल्ती का एजेंट बन के रिचार्ज कार्ड भी रखूं तो हो सकता है कोई रिचार्ज कार्ड खरीदने आएगा तो वो जूता भी देखेगा, है ना। मैं खाली बैठे रहता हूँ आजकल, दिन में कोई आता भी नहीं है, गर्मी है, लोकेशन है ना। और हो सकता है कि मैं वो थोड़ा खल्ती का एजेंट बनना सीख जाऊँ और तो मैं फ़्लाइट टिकट भी बेच पाऊँगा, या मैं लोगों के लिए बिजली बिल भी पे कर पाऊँगा। हो सकता है वो बिजली बिल पे करके मैं 10-20 रुपया ही कमाऊँगा, लेकिन अगर कोई आदमी आपके दुकान से बिजली बिल पे कराता है और उसको जूता खरीदना है तो वो बगल वाले दुकान से तो नहीं लेगा, वो आप ही के पास पहले आएगा क्योंकि आपसे एक रिश्ता बना हुआ है। ये एक एग्जाम्पल बस मैंने बताया, है ना। या आपको लगा कि यार 1 लाख का जूता तो बेच ही रहा हूँ, अब मतलब वो दुकानदार सोच सकता है या आप सोच सकते हो, सपोज यू आर एड एजेंसी, यहाँ पे आप उस दुकानदार को जाके क्या बोलोगे कि तुम अगर 1,000 रुपये का जूता बेचते हो तो तुम उसमें 500 कमाते हो, 500 तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, 500 तुम्हारा कमाई है, ठीक है। और अगर वो कस्टमर आज आपसे जुड़ता है तो कल वो लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का ज़्यादा होगा, यूनिट इकोनॉमिक्स में LTV बोलते हैं हम लोग। हो सकता है कल वो अपने दोस्त को लाए, किसी और को लाए, तो या आज एक जूता खरीदा है तो 3 साल बाद भी खरीदता है। तो आप बोलोगे कि 5,000 का फेसबुक ऐड करते हैं, वो बोलेगा नहीं यार मुझे 5,000 खर्च नहीं करना, है ना, मैं 5,000 नहीं दूंगा। तो आप उसको बोलते हो ठीक है मैं खर्च करूंगा, मेरे रिस्क पे मैं खर्च करूंगा। अगर 5,000 खर्च करके अगर 5 जूता बिकता है, 5 जूता में 10,000 का कमाई होता है, तो 3,000 तुम रखना, 7,000 मैं रखूंगा, है ना। नाउ यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, है ना। आप भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ये चीज करने खोज रहे हो ना, अपने पैसे पे आप रिस्क ले रहे हो कि वर्स्ट केस में 5,000 रुपये डूबेगा और आपका मेहनत सर्विस भी डूबेगा। लेकिन जब आपने देखा कि उसका 5,000 का ऐड किया और उसके दुकान में अचानक से 20 लोग एक्स्ट्रा आ गए और 20 लोगों में से 10 लोगों ने
देखा, बोला बाद में खरीदेंगे, और 5 लोगों ने खरीद लिया, तब उसके पास तो वैलिडेशन आ गया, मार्केटिंग भी फ्री में हो गया, और आप एक रिपोर्ट भी दोगे कि 5,000 जो आपने खर्च किया, इतने लोगों को व्यूज मिला, इतना लाइक्स मिला, ये मिला, वो मिला, तो वो तो एक एडिशनल ब्रांडिंग है, प्लस डायरेक्ट सेल्स आपका हो गया 5,000 का। 5,000 खर्च करके अगर 5,000 का डायरेक्ट सेल्स होता है तो इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग, क्योंकि उससे आपको और लोग जुड़े ना, जो लोग जुड़े हैं वो कल को रिपीट कस्टमर्स आएंगे ना, वो आपके पेड मीडिया से अर्नड मीडिया बोलते हैं हम लोग। तो शुरू में तो आप जो एडवर्टाइज करते हो पे करके आया, लेकिन सेकंड में जो आया वो अर्नड हो गया, ठीक है। तो ये रिक्स वो लेने रेडी नहीं था, लेकिन आपने वो रिक्स लिया। एक जूते वाले का दुकान बढ़ गया, बाकी जूता वाला बोलेगा अरे भाई तुम क्या क्या किया, हमारा भी करो। तब आप बोलोगे कि 5,000 रुपये ऐड का लगेगा, 2,000 मेरा सर्विस चार्ज लगेगा, है ना। सो देखिए, हिट एंड ट्रायल होता है, किसी का रामबाण नहीं है कि ये ऐसे करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपको आज आप जो कर रहे हो, या आपका दुकान पापा ने स्टार्ट किया था, वो जो करते आ रहे हैं, उससे आप कुछ नया ट्राई करोगे, गड़बड़ हो गया तो पापा का डांट भी खाओगे। बहुत सारा रिस्क है। यू शुड बी विलिंग टू टेक दैट रिस्क, जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड, है ना। तो फेलियर्स होंगे, है ना। माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ नया करना पड़ेगा। आप सिर्फ मोमबत्तियों को इनोवेट करके बिजली नहीं बनाते, आपको कुछ लैटरल सोचना पड़ेगा, है ना। आप जैसे अगर वो जूते के दुकान वाला साल में एक बार सेल निकालता है, एक बार न्यू अराइवल निकालता है, और हर साल बस वही कर रहा है, तो जो हर साल आउटपुट आ रहा है वैसा ही आएगा, 10% ऊपर नीचे। कुछ लैटरल कभी नहीं आने वाला, एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके लिए फेलियर्स होंगे। सर इसमें मेरा क्या क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन, कि जैसे आपने 2010 में स्पैरो एसएमएस स्टार्ट किया, राइट, you were front runner, I believe you were the only one who was not at all, there were competitors. So जब आपका मतलब वो स्पैरो एसएमएस अच्छा ही चल रहा था, so when did you think of Khalti? And Khalti was born in I guess 2016 17. So when was Khalti conceived? मतलब सोचा कब, भले ही शुरू 2017 में हुआ था। देखिए, स्पैरो एसएमएस क्या एक सिंपल, एक छोटा सा एसएमएस सर्विस है। बाकी सब कंपनीज के लिए वो एक ऑक्सिलरी सर्विस था। जैसे क्या था कि हम वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और एसएमएस भी देते हैं। इट वाज वन ऑफ द लास्ट थिंग कि हम ये भी करते हैं। और हमारे लिए क्या था कि हम सिर्फ एसएमएस करते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। एक छोटी सी सर्विस के पीछे में हम 25 लोगों का टीम रख लिए, उसका उतना डिमांड नहीं होगा या नहीं उतना सेल्स कर पाएंगे तो क्या होगा। बट हम लोग सर्विस से भी ज़्यादा प्रोडक्ट में बिलीव करने वाले लोग थे। हम लोग 4 पार्टनर्स थे, मैं, अरविंद, मनीष और ध्रुवर, है ना। चारों इंजीनियरिंग बैचमेट्स हैं, साथ में पढ़े हैं। तो हमने एसएमएस में 8 साल 10 साल काम किया। 2010 से मतलब 7 साल तो डेडिकेटेड काम किया। बस वो सिस्टम मैच्योर हो गया, ऑटोमेटेड हो गया, स्टैब्लिश हो गया। अब उसको डे टू डे में हमारी ज़रूरत नहीं थी। वो हमारे बिना भी वैसे ही चल सकता था। 10-20% ऊपर नीचे बिजनेस। आप एक किसी को हायर करते हो सीईओ, और आप खुद की कंपनी में खुद काम करते हो, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल इट वाज ऑटोनोमस, प्रोफेशनली रन, ऑटो पायलट में चला गया। इसीलिए हमने और कुछ करने का सोचा। खलती स्टार्ट करने से पहले हमने एक और स्टार्टअप किया था जो कई लोगों को नहीं पता। हमने पिको विको बोल के बनाया था। इट वाज अ टूल दैट कुड कन्वर्ट फोटोज इनटू वीडियोज। उस समय जैसे फेसबुक में आपने फोटो डाला तो उसका वीडियो बन जाना। उसका बहुत यूज केसेस था, जैसे मैट्रिमोनी साइट्स में, रियल एस्टेट की साइट्स में, टेस्टिमोनियल्स बनाने के लिए, हाँ, है ना। जैसे आप रियल एस्टेट में अपने बिल्डिंग का फोटो डाले तो ऑटोमेटिकली वीडियो बन जाए, है ना। तो हमने उसके लिए मेरा पार्टनर मनीष और तब एक सूरज बोल के भी थे,
1.5 साल बैंगलोर रहे, 7-8 महीना चिले में रहे, यूएस में रहे। हमारे प्लेटफॉर्म पे उस जमाने में बिलियंस ऑफ फोटो अपलोड हुई थी। बिलियंस मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा फोटोज़ अपलोड हो चुकी थी टू कन्वर्ट इनटू वीडियोस। और हमारा रेवेन्यू भी था, पर वीडियो $1 हम लोग चार्ज करते थे, है ना। $8,000 करीब का रेवेन्यू था मंथली, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा था। वीडियो, हाँ, वीडियो रेंडरिंग का कॉस्ट था, और जो हमारे एनिमेटर्स हमने हायर किए थे वो इंडिया से थे, है ना। ओपन ग्राफिक्स रेंडरिंग इंजन OGRE पे हमारा C++ पे कोडिंग होता था शायद उसका। तो इट वाज वेरी कॉस्टली, और हम फंडिंग रेज नहीं कर पाए, हमारा वो नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। तो डिस्पाइट हैविंग बिलियंस ऑफ फोटो अपलोड्स, हमको प्रोडक्ट शट डाउन करना पड़ गया, क्योंकि हम सैलरीज नहीं पे करने के सिचुएशन में आ चुके थे। तो उससे काफ़ी चीज़ हमको सीखने भी मिला। फिर हमने 2015 भूकंप के बाद जो है हम एक सिम कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाए थे, इजी सिम। और हमारे एजेंट्स थे जो सिम कार्ड बेचते थे नेपाल टेलीकॉम का। और वही एजेंट जो हैं वो रिचार्ज कार्ड भी बेचना है बोल के डिमांड करने लगे। तो हमने जब टेलीकॉम में रिचार्ज कार्ड का वो एजेंट के लिए अप्लाई किया, तो एमपॉस जो सॉफ्ट रिचार्ज कार्ड होता है उसका उन्होंने दी। तो उसके लिए तो हमको वॉलेट भी चाहिए था, और नियर बाई मार्केट्स में वॉलेट बढ़ रहे थे इंडिया चाइना में। तो फिर उस सोच के साथ हमने भूकंप के बाद से ही काम करना, 2015 से ही काम करना चालू कर दिया था। उसमें बहुत चीज़ था, नाम सेलेक्ट करना, .com डोमेन लेना, लोगो बनाना, कलर चूज़ करना, और बहुत सारे चीज़ बनाना। वो करके फिर 2017 जनवरी में हमने लॉन्च किया था। आपने अपने सेशन में एक बात बोला था सर, कि कोई भी आइडिया आता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत फैक्टर्स आते हैं। व्हेन डिड यू फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा चलो खलती ही करना है, लाइक फिनटेक में ही इन्वेस्ट करना है या फिनटेक में ही काम करना है? वो ओके, कॉन्फिडेंट है ना, बट माय पार्टनर्स सेड कि हम लोग कर लेंगे यार ना। मनीष बोल के जो मेरे पार्टनर हैं, जो टेक गाई है ना। अब हम लोग तो टेक नहीं थे, हम और अरविंद नॉन टेक वाले थे, मनीष और ध्रुव टेक वाले हैं अभी भी। तो मनीष में कैपेसिटी भी था, मनीष और ध्रुव में कैपेसिटी था, दिन का 18 घंटा काम करने का कैपेसिटी था इन दोनों में। वो भूत की तरह, पागलों की तरह काम कर सकते थे। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो अब नया तो कुछ करना, यही करेंगे। बस उस जज्बे के कारण ही वो स्टार्ट हुआ, अदरवाइज तो हम कभी नहीं कर पाते। ओके। सो इट वाज योर पार्टनर। वो डिसीजन मेकिंग, लाइक वो गट फीलिंग, मतलब अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। हाउ डिड यू मेक दैट? वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? देखिए, ऐसा है, आज के डेट में वो होता तो मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उस 2015 और 2025 में कुछ मैच्योरिटी आ गया है, लाइफ कुछ देख ली है ना, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, है ना। 2015 का जज्बा अलग था, है ना। पार्टनर बोल रहा है कि करेंगे यार, कर सकते हैं, तो बोलो ठीक है भाई, करो, फिर हमारा साथ है ना। हम अपने बलबूते पे तो नहीं कर पाते ना, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और आज के डेट में अगर मैं मनीष को बोलूँ दोबारा खलती कर लो, तो वो भी नहीं कर पाएगा, है ना। वो मैंने बोला ना कि जब लॉन्च करना था तो मनीष ने वॉल पे जाके ये सोच के कि अगर एक दिन में 24 घंटा की जगह 36 घंटा होता तो हमारा रूटीन क्या होता, अगर एक दिन 36 घंटे का होता तो कैसा रूटीन होता, बोल के 36 घंटे का रूटीन बनाया था लास्ट 15 दिन जब लॉन्च करना था, है ना। और उस तरीके से स्ट्रेट खाना काम करना, काम करना, 2 घंटा 3 घंटा 15 सोना, वैसे 15 दिन तक काम होके खलती चल। आज हम लोग वो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यस। अब जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे आपने वो किया, और अभी अभी आप इतना दुनिया देख लिए हैं, सो नाउ यू आर डूइंग स्केल अप नेपाल। सो व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट? देखिए, ये तो एक सिंपल एक
गिव इट बैक बोल के आपको रहता है। और आई वुड नॉट से इट फिलैंथ्रोपी और एनीथिंग, बट आई वुड से कि एक पर्पस ड्रिवन चीज़ है कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है ना। सो नेपाल में टेक कम्युनिटी या फिनटेक कम्युनिटी या और कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना, एंगेज करना, इवेंट करना मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। लेकिन मेरा ये सिर्फ इच्छा से तो होगा नहीं। कोई भी चीज़ करने के लिए चलिए मैं अपना वॉलेंटरली टाइम दे सकता हूँ, अपना काम छोड़ के आ सकता हूँ, लेकिन वो करने के लिए खर्चा चाहिए, फंडिंग चाहिए। वो आर्ट नहीं आता है। और फिर अब हो सकता है ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं एक फ़ोन करूँ कि स्पॉन्सर कर दो तो शायद कर दें, लेकिन वो हर बार मांगना, करना, जाना, MOU करना, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इनिशिएटिव इच्छा थी, ये टैंजिबल कब बनी, जब मुझे एक शुरू में एक फ़ंड, जैसे मैं US एम्बेसी का अलुमनाई हूँ, तो हमारा एक छोटा फंड होता है अलुमनाई इनोवेशन इंगेजमेंट इनोवेशन फंड। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव होता है। मैंने अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया, आई फेल्ड। अच्छा, ओके। 3rd ईयर में आई गॉट सेलेक्टेड। 1st ईयर 2nd ईयर आई गॉट रिजेक्टेड। 3rd ईयर में आई गॉट सेलेक्टेड। तो वो एक फंड आया फिर, लेकिन सिर्फ उसी फंड से कई चीज़ें नहीं संभव है, क्योंकि उस फंड से क्या था कि भाई 1 दिन का ट्रेनिंग करने से होता था, 1 या 2 दिन का ट्रेनिंग मैक्सिमम। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस था कि अगर एक स्टार्टअप को स्केल अप करना है तो मुझे हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगे। मुझे लगा AI भी उसको सीखना ही चाहिए, सेल्स भी सीखना पड़ेगा, माइंडसेट भी सीखना पड़ेगा, फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, तो वो अब जैसे काठमांडू में तो देखिए ज़्यादा क्राउड था, सब कुछ टाइम पे हो रहा था। तो हमने 15 सेशन किए, 15 सेशंस। कितने दिन में सर? 7 डेज में। 7 डेज में एक दिन 2 सेशन, और एक दिन तो 3 सेशन भी हुआ होगा। ओके। लेकिन बीरगंज में हमने सिर्फ 5 सेशन किए, है ना। क्योंकि हमने क्या भी किया कि देखिए जिसको लर्न करना है उसके पास वो हंगर होना पड़ेगा। तो काठमांडू में हमने जो सेशन किए वो सबका फुल वीडियो शूट करा के हमने YouTube पे डाल दिया है। जिसको सही में सीखना है वो जाके, मैं तो आज भी सजेस्ट करता हूँ कि आप YouTube में जाइए, स्केल अप नेपाल में अलग अलग टॉपिक्स हैं, सेल्स, फाइनेंस, ब्रांड, एवरीथिंग। आप जाके वो वीडियोस को इत्मीनान से देखिए, क्योंकि शुरू में आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान देके, जैसे आप एक फिल्म देखते हैं 2-2, 3-3 घंटे का वीडियोस है, तो खास करके जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे आपके जैसी किसी की IT कंपनी है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। फाइनेंस वाला, लीगल का वीडियो है, वहाँ पे लीगल का अलग क्लास था, है ना। तो वो इसीलिए उसको YouTube पे पूरा वीडियो शूट करा के 3 टेराबाइट से भी ज़्यादा का, वो 3 टेराबाइट की 5 टेराबाइट्स का वीडियो शूट करके वो YouTube पे डाला गया कि वो हर कोई तक पहुंच सके, हमारे देश के कोने कोने में पहुंच सके। सो सर, आपने इवेंट मैनेजमेंट का थोड़ा बात किया, यू लव डूइंग इवेंट्स। मैं आपको ले जाऊंगा दिसंबर 2023 में। सो अरिजीत सिंह coming first time in Nepal, and Khalti was key partner to bring Arijit Singh. So how did that happen, sir? देखिए ऐसा था कि जब खलती लॉन्च किया तो हमारा गोल इनोवेशन था, पहला बात, ठीक है। इनोवेशन में भी हम सबसे ज़्यादा क्या करना चाहते थे कि नए नई चीज़ों को डिजिटाइज करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन हमने जो सोचा था शुरू के 6 साल हम कर ही नहीं पाए। 2017 से 2023 तक क्या होता है, एक वॉलेट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो पेमेंट ऐप है तो आप पैसे इजीली उसमें डाल सको, तभी तो पेमेंट करोगे। अपना बैंक लिंक कर सको, बैंक से इंटीग्रेट कर सको। लेकिन हमको बैंक में इंटीग्रेशन करने में 6 साल लग गए। क्यों 6 साल लग गए? क्योंकि नेपाल में UPI नहीं था। जो बैंक का ऐप था वो किसी और वेंडर ने बनाया था, है ना। तो वो वेंडर के भी रिजर्वेशंस थे, बहुत चीज़ें थी। तो बाज़ार में वॉलेट भी 20-25 ठो लाइसेंस्ड वॉलेट थे, तो बैंक भी किस किस को इंटीग्रेट करता, उनका अपना मर्जर का काम और काम था। तो 6 साल तक तो हम इनोवेशन कर ही नहीं पाए। 6 साल के बाद हमको लगा कि अब नया कुछ लाना पड़ा। तो उसमें से एक, वो भी अल्टीमेट इनोवेशन वो नहीं है, वो तो अभी आना बाकी है। एक था
कि यूज़र को कैसे हम लोग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाए। तो हमको एक नंबर 1 बुकिंग ऐप बनाना था। जैसे इंडिया में बुक माई शो है, सो वी वांटेड टू बी द बुक माई शो ऑफ नेपाल। तो हमने बुकिंग में बहुत मेहनत की, जिसमें मूवी बुकिंग आता है, स्टैंड अप कॉमिक आते हैं तो हाँ, जितने भी मूवी बुकिंग, इवेंट टिकटिंग, फ्लाइट का बुकिंग, केबल कार का बुकिंग, यू नो, और ये राइड शेयरिंग का जो बुकिंग होता है, पेमेंट्स होता है वो। तो उस पर हमने बहुत मेहनत की। तो वो एक स्ट्रेटेजिक कॉल था। आज खलती नंबर 1 है मूवी टिकटिंग, इवेंट टिकटिंग में, है ना, और केबल कार में, है ना। सो वी आर नाउ द नंबर, वी आर लाइक द बुक माई शो ऑफ नेपाल, जो कि खलती के अंदर ही है। तो उसी कारण के लिए अब नया कुछ करना पड़ा। तो अरिजीत सिंह को हमने नहीं लाया, पहला बात। ना आपने नहीं हम ली, इवेंट you are- ऑर्गेनाइजर कभी नहीं है। हाँ। हम सब इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ काम करते हैं। हम उनका टिकटिंग का पूरा जिम्मा लेते हैं, उनके सिर्फ टेक्नोलॉजी का जिम्मा नहीं, बॉक्स ऑफिस बनाना, बॉक्स ऑफिस हैंडल करना, सिक्योरिटी, वो सब चीज़ का स्टॉल्स वगैरह। हाँ। तो दैट्स हाउ इवेंट इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह आए, फिर आतिफ असलम आए, है ना, फिर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आए, है ना। कुछ दिनों पहले रिसेंटली रवि गुप्ता आए, है ना, अभिषेक उपमन्यु को हाँ, टिकटिंग नेपाल था। में आया अब था। आकाश, शायद आकाश बोल के कोई है, वो आ रहे हैं। आकाश गुप्ता ही है कि क्या नाम है, फॉरगट, है ना। आकाश गुप्ता बहुत ही अच्छा टैलेंटेड हाँ, कॉमिक है। इज कमिंग, है ना। और भी काठमांडू में और भी कल्चरल में, जैसे वो ऋषभ भिकाराम जो बिना बिना बजाते हैं, अभी सम राधिका दास और समथिंग भी आए, है ना। सो वी डिड लास्ट फिजिकल ईयर में हम 500 इवेंट्स के टिकटिंग पार्टनर थे। 365 दिन में टोटल में हमने 500 इवेंट्स के साथ टाइप किया था, 500। सर मैंने रिसेंटली टिकटॉक पे एक वीडियो डाला कि अभी तो हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट है, बालन का सरकार आया है। सो आई फेल्ट एक वीडियो जाना पड़ा जिसमें बालन सर ने भी कुछ कुछ दिन पहले काम मांगे थे वो कि मुझे काम दीजिए। सो मैंने बीरगंज का 3 काम दिया था एंड इट इज डूइंग गुड, लाइक 60,000 व्यूज हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि जैसे इंडिया के लिए बैंगलोर है, यूएस के लिए सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, वैसे नेपाल के लिए बीरगंज हो सकता है कि नहीं, और उसको होने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है सो दैट गवर्नमेंट पीपल सी दे कैन डू सम वर्क फॉर बीरगंज। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ा कि इंडिया के लिए बैंगलोर या यूएस के लिए सिलिकॉन वैली है, जो आपने बोला, वो क्यों है, क्या किया था तो है, उसके फैक्टर्स क्या थे, उसके मैट्रिक्स क्या थे, समझ में आ रहा है। जस्ट बिकॉज उनका वो था बोल के हमारा ये होना चाहिए वाला बात नहीं। इट डजंट वर्क दैट वे, है कि नहीं। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू रैंडमली, है ना। हो सकता है कि हमारा स्ट्रेंथ कुछ अलग हो सकता है बीरगंज का स्ट्रेंथ कुछ अलग हो। आप ये भी तो बोल सकते थे, जैसे दुबई के लिए जबल अली एयरपोर्ट, वो ड्राई पोर्ट है, मतलब वैसे बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, वैसे हमारा भी ये इंडिया का बंदरगाह बीरगंज हो सकता है कि नहीं। मतलब वो तो आपको जिस चीज़ में, या आप बोल सकते थे जैसे कि यूपी के लिए अयोध्या मंदिर है, वैसे हमारे लिए गढ़ी माई मंदिर हो सकता था कि नहीं। मतलब सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपने स्ट्रेंथ को पता करो, आप अपने स्ट्रेंथ जोन में खेलो। हर आदमी हर चीज़ कॉपी नहीं कर सकता है। आज दुबई ने अपना स्ट्रेंथ पता किया तो उसको पता है कि उसको क्या इंपोर्ट करना है और क्या उसको खुद बनाना है। हर चीज़ वो खुद नहीं बनाएगा, आप समझ रहे हो। उसको किस चीज़, आप किसी एक चीज़ में अच्छा हो जाओगे तो आप उससे पैसे भी कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन दूसरा कोई जिसमें अच्छा है, आप सोचोगे मैं उसी में अच्छा होऊंगा, ये जरूरी नहीं है। आपका अपना स्ट्रेंथ क्या है ना। बीरगंज का स्ट्रेंथ क्या है, आपको रिसर्च करना पड़ा। यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, एक्सेस क्या है, बैंडविड्थ क्या है, सिस्मिक जोन क्या है, एक्सपोजर क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स।
आप जाके पढ़ो, सिंपल चीज़, सिलिकॉन वैली बनाना तो बहुत दूर का बात है। एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी क्या क्या इंडेक्स हैं, तो उस इंडेक्स में हमारा पोजीशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो पोजीशन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, है कि नहीं। बिरगन से डायरेक्ट फ्लाइट किस किस देश का है, just there are so many queries, so you can't think of becoming something without understanding the maths, without understanding the indexes behind it, without understanding the entire ecosystem। ठीक है, वो एक, देखिए, एक मैंने बोला ना, डिजायर हो सकता है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा। जैसे हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते थे, छोटे थे, तो हम लोग को लगता था यार बीरगंज में कोई मॉल क्यों नहीं है, वो हमारा डिजायर था। जब बड़े हुए तब समझ में आया कि मॉल बना तो लेंगे, चलेगा कि नहीं, उसका इकोनॉमिक्स होगा कि नहीं, है ना। या आप देखते हो QFX भी अभी जाके आया, हमको हमेशा लगता था इस टाइप का हॉल क्यों नहीं है, थिएटर क्यों नहीं है, और वो 7 दिन चलना पड़ा। मतलब यहाँ का पर कैपिटा, या नेपाल में हम सोचते हैं बहुत सारी बड़ी कंपनी नेपाल क्यों नहीं आती है, सबसे पहले क्या देखती है, GDP देखती है, पर कैपिटा देखती है। हम बोलते हैं कि यार वियतनाम और नेपाल 10 साल पहले बराबर था, आज वियतनाम के पास 30 मिलियन टूरिस्ट है, हमारे पास 2 मिलियन टूरिस्ट है। हाँ, हम भी लाएंगे 25 मिलियन टूरिस्ट, कैसे लाएंगे, क्या किया वियतनाम ने, समझना पड़ा ना। हमारे एयरपोर्ट्स कैसे हैं, हमारी फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है, हमारे रोड्स कैसे हैं, है ना, हमारे पास एक टूरिस्ट, हर टाइप के टूरिस्ट के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ें। मैं बाकी कंपटीशन की तो बात ही नहीं कर रहा, फूड, लैंग्वेज, यू नो, और भी ट्रांसपोर्टेशन, है ना जी, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो आप जैसे मैच्योर लोग को अब जाके डिज़ायर सिर्फ नहीं डालने, रिसर्च करना है, R&D करना है, मैथ समझना है, डेटा निकालना है, तब जाके फैक्ट बेस्ड बातें करनी है। सो एक पर्सनालिटी जो नेपाल में आप जिससे मिलना चाहते हो और अभी तक मिले नहीं हो, बट इट वुड बी फन एंड लविंग इफ यू मीट हिम और हर, वैसा कुछ कोई नहीं। आई एम सॉरी बट सही में नहीं है कोई वैसा जिससे मैं, मुझे क्या लगता है कि नेपाल में अगर किसी से एकदम मुझे मिलना ही का हंगर हो जाए कि मुझे इससे मिलना ही है, तो मिल पाऊंगा। आप मिल लोगे। हाँ, मिल लेंगे। नेपाल उतना बड़ा नहीं है, हाँ। देखिए, है ना। और आप सेकेंड डिग्री कनेक्शन में, फर्स्ट डिग्री में कनेक्शन में नहीं भी होगा तो सेकेंड डिग्री कनेक्शन में आपको लोग मिल सकते हैं। सो सर, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना जरूरी है सेमिनार्स या ट्रेनिंग्स अटेंड करना टू अपग्रेड देमसेल्फ? सेमिनार और ट्रेनिंग अटेंड करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पहला बात। समझा रहा ना? जैसे पहले एक लोगों का क्या सोच था कि अरे यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं ये लोग तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रॉप आउट होगे तो आप बड़ी कंपनी बनाओगे। Exactly. कई लोगों तो एज अ फैशन उसको ले लिए, मैं तो ड्रॉप आउट हूँ। क्या स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग या फलाना आदमी ड्रॉप आउट नहीं था? वो ड्रॉप आउट किस कारण से था, तुम ड्रॉप आउट किस कारण से हो? उसने ड्रॉप आउट होके क्या मेहनत की, तुमने क्या किया, उस पर मैटर करता है ना, राइट। सो अगर आप खुद से पढ़ लो, सीख लो, कर लो, सेमिनार ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। 90% तो वेस्ट ऑफ टाइम है, देखिए 90%। लेकिन कई बार हमको ये, हम आलसी होते हैं सब कुछ, तो डिसिप्लिन में लाने के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है, एडुकेशन लेने के लिए कॉलेजेस जाते हैं हम लोग। अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो फॉर्मली जाके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। वो तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है, जाते हैं, दोस्त यार होता है, क्लासरूम होता है, क्लास होता है, डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंसी होता है, कोई आपको इवेलुएट करता है, राइट। तो वो एक लाइफस्टाइल बनता है, उसलिए आप जाते हो। अगर आप खुद से पढ़ लो
तो हो सकता है स्कूल की ज़रूरत ना हो, खुद से आप दोस्त यार बना लो, सोशल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स इनडायरेक्टली आप सीखते हो। तो वो एक इन्वायरमेंट आपको दिया जाता है, डेली उठ के जाने का एक मोटिवेशन दिया जाता है, इसलिए आप जाते हो। तो कई बार ट्रेनिंग सेमिनार भी क्या होता है कि आपको एक ब्रेक मिलता है, या आप खुद से नहीं कर रहे हो तो गया तो वहाँ से आप कुछ सीख लिए, या कई बार आपसे कोई दूसरा आया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। लेकिन मेरे हिसाब से 90% वेस्ट है, 90% वेस्ट है। आपको दैट शुड नॉट बी योर एजेंडा कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड करूँगा, ज़्यादा मेरे पास लिंक्डइन का सर्टिफिकेशन आ गया तो आई विल बी सक्सेसफुल। नो, नेवर। सक्सेसफुल होने के लिए तो आपको मेहनत करना है, जो काम करना है उसमें लगना पड़ेगा ना, वही है फंडामेंटल्स, वही है। देखिए कोई वो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। कोई ये बता दे कि ऐसे बनो, नॉट पॉसिबल। सो विद दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये एकदम मैं अभी भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि यू आर सिटिंग, आई एम शेयरिंग अ टेबल विथ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई सर्टेनली बिलीव कि ये जो पॉडकास्ट होगा ये बहुत ही फायदेमंद होगा फॉर दोज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, और जो अभी से स्टार्ट करना सोच रहे हैं, और जो अभी कुछ मुकाम पे पहुंच गए हैं और उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी आर ऑनर्ड। Yes, thank you for inviting me, and thank you for doing things from Birganj. Birganj is my hometown, and I think there is a good potential, especially a lot of digital marketing companies here. Maybe you all can unite and try to learn some AI and new creative skills also. If required, I have a friend, he has this agency outside काठमांडू में, अतुल्य पांडे बोल के। इनफैक्ट काठमांडू के स्केल अप में ही वाज अ ट्रेनर आल्सो। देयर वाज अनदर ट्रेनर, रुचि पांडे, यू कैन सी हिज स्केल अप नेपाल बोल के, आप यूट्यूब में जाके अतुल्य पांडे, रुचि, इन लोगों का आप देखो। और यहाँ पे अगर अच्छी 10-15 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं तो कभी आई कैन अरेंज अ सेशन विद अतुल्य। आई एम श्योर ही विल बी हैप्पी टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी एंड ट्राई टू फाइंड वर्क not just from Birganj. That is the beauty of IT. You can sit here and get work from Kathmandu, from India, from US, from any part of the world. Just you need the right connections and you should be able to deliver the right work. ठीक है, तो उसके लिए काम कीजिए। अगर आप बिरगंज में बैठ के डॉलर्स में कमा पाओगे ना, उस दिन सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बनेगा। उस दिन यहाँ पे जो कॉलेज पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट, वो सोचेंगे कि उनका एम क्या है, तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद ऑटोसॉफ्ट में जॉब पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो सिनेरियो आएगा जब आप बिरगंज में बैठ के अच्छा सैलरी पे कर पाओगे, बहुत अच्छा सैलरी। अगर बिरगंज बैठे बैठे अच्छा सैलरी मिलता है, एक बैचलर ग्रेजुएट को 50,000 नेपाली का जॉब मिलता है, तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसको 50,000 नेपाली का जॉब देने के लिए आपको 1 लाख पर पर्सन मिनिमम कमाना पड़ा, जो यहाँ के पेइंग कस्टमर से शुरुआती दिनों में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप लोग काम कीजिए, है ना। आपका खुद का कैपेसिटी नहीं है और कंपनीज के साथ जुड़िए, फाइंड करिए, काम लाइए आप लोग, और अपना स्किल सेट भी बढ़ाइए, पहले डिलीवरी भी बढ़ाइए। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। नेपाल से बाहर का काम करना, रिमोट जॉब्स यहाँ से आप कर सकते हो, तो अपना स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, वो आप लोग कीजिए। और 1 साल 1.5 साल लग सकता है स्किल्स बढ़ाने में, बट उसके बाद देयर विल बी नो टर्निंग बैक, तो उसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, विद दैट थैंक यू वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर रनिंग दिस पॉडकास्ट फॉर बिरगंज।